नमस्कार, मैं कुशल पाल, एडिशनल डायरेक्टर JTRI। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जैसे कोर्ट होल्ड करने के बाद से ये कई बार जो है वो डिफेंडेंट की तरफ से एप्लीकेशन आ जाती है ऑर्डर 7 रूल 10 की या ऑर्डर 7 रूल 11 की। तो आज के इस पर चर्चा में हम लोग देखेंगे कि आखिर वो ग्राउंड्स क्या हैं, प्रोविज़न क्या है इसमें, आखिर इसका पर्पज़ क्या है और प्रोसीजर क्या इसमें अडॉप्ट की जाएंगी, ऑनरेबल कोर्ट्स के इसमें प्रोनाउंसमेंट क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज चर्चा हम लोग करेंगे इस टॉपिक के संदर्भ में। इसको संक्षेप में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे। चूँकि रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के बारे में चर्चा होनी है, इस वजह से ये जानना ज़रूरी है इस संक्षेप में कि प्लेंट है क्या। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि प्लेंट को कहीं पे भी CPC में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ऑर्डर 6 में प्लेंट को WS के साथ बताया गया है, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ बताया गया है कि ये एक प्लीडिंग है, यानी प्लेंट को प्लीडिंग के रूप में डिफ़ाइन किया गया है और WS को डिफेंडेंट के प्लीडिंग के रूप में डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन जब मोटे तौर पे हम देखें तो प्लेंट जो है एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लेंटिफ वो सारी चीज़ें लिख के आता है जिसके आधार पे वो कोई रिलीफ सीख करना चाहता है। आप इसको इस रूप में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके प्रेजेंटेशन से सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। आप ये भी जानते होंगे कि आखिर जो सूट इंस्टीट्यूट करने वाली जो स्थिति आ रही है वो क्यों आ रही है, किसी पार्टी किसी भी पर्सन को सूट इंस्टीट्यूट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि लॉ ने सभी पर्सन को कोई ना कोई एक राइट दे रखा है। जहाँ पे भी उस राइट पे कोई इन्फ्रिंजमेंट होगा वहाँ पे उस पार्टी जो भी पर्सन है जिसको कि ये राइट लॉ के द्वारा दिया गया है, उसका ये एक राइट एक्रू हो जाता है कि वो उस राइट के इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए या अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए एक सूट फाइल कर सके। तो एक सूट फाइल करने के लिए उसे जो भी अपनी सारी बातों को प्लेंट में कहना होगा और प्लेंट में उसको क्या कहना होगा ये ऑर्डर 7 रूल 1 में एक्सप्लेन किया गया। तो प्लेंट को सिंपल हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट के रूप में जैसे चर्चा भी हम लोगों ने की के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या होंगे ये ऑर्डर 7 रूल 1 और ऑनवर्ड्स बताया गया है। जब जो इंग्रेडिएंट्स की जो चर्चा हुई ऑर्डर 7 रूल 1 में या ऑनवर्ड्स जो देखेंगे हम लोग, तो फिर ये पाएंगे कि आखिर उसमें जो जिन इंग्रेडिएंट्स का होना प्लेंट में आवश्यक बताया गया है वो सिर्फ ऐसे ही यूं ही नहीं बता दिया गया, उसका भी एक आधार है, उसका एक पर्पज़ है कि आखिर उन इंग्रेडिएंट्स को प्लेंट में होना क्यों आवश्यक है। उस पॉइंट पे आने से पहले हम लोग ये देख लें कि आखिर 7 रूल 10 और 7 रूल 11 का पर्पज़ क्या है, आखिर इसको CPC में शामिल करने का पर्पज़ क्या था। आपने अनुभव के द्वारा भी या ऐसे भी आपने देखा होगा कि सिविल लिटिगेशन एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस लिटिगेशन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि जिस भी कोर्ट के सामने वो लिटिगेशन है, वो सूट फाइल किया जा रहा है, उस सूट को तय करने का, उस सूट को में जो मैटर इन्वॉल्व है उसको एडजुडिकेट करने का जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट को होना चाहिए। यदि शुरू में ये चीज़ लगती है कि उस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है जिस कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया, तो इस शुरुआती स्तर पे ही उस सूट को उस जो भी प्लेंट है उसको वापस कर दिए जाने की व्यवस्था ऑर्डर 7 रूल 10 में दी गई और उसको रिटर्न किए जाने रिजेक्ट किए जाने की व्यवस्था ऑर्डर 7 रूल 11 में की गई। तो जो पर्पज़ निकल के आता है इसमें वो ये है कि कोर्ट का बहुमूल्य समय बचाना हुआ। जो भी पार्टी है उसके द्वारा यदि कोई गलत सूट फाइल कर दिया गया, किसी गलत कोर्ट में फाइल कर दिया गया, तो उस पार्टी का भी समय बचाना हुआ। कई बार ये होता है कि जो प्रोसेस है कोर्ट का, तो मिसयूज़ ऑफ द प्रोसेस को भी रोकना हुआ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी जो है वो कानूनी दांवपेच का लाभ उठाते हुए या किसी कानून के किसी लैकुना का लाभ उठाते हुए कोई सूट कहीं फाइल कर दे। तो इस चीज़ को भी रोकने की व्यवस्था, इस चीज़ को भी रोकने का उद्देश्य
इस ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 में है। दूसरी बात और जो निकल के आती है वो ये है कि कोर्ट के लिए भी ये अपेक्षा की गई है, ये उम्मीद की गई है लॉ के द्वारा कि वो जो भी डिसीजन पारित करे वो ऐसे ही मामले में डिसीजन दे या ऐसे ही मामले को एडजुडिकेट करे जिस मामले को तय करने का उसका जुरिसडिक्शन है, यानी कि कोर्ट को अपने जुरिसडिक्शन के अंदर रखना भी इस ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 का पर्पज़ है। और आगे हम लोग बढ़ें, अब उस पॉइंट पे आते हैं जो कि प्लेंट में होना आवश्यक है, जैसा कि ऑर्डर 7 रूल 1 में जो व्यवस्था दी गई। जब हम देखेंगे ऑर्डर 7 रूल 1 में, तो उसमें प्लेंटिफ का नाम, जो उन्वान हेडिंग होता है उसमें प्लेंटिफ का नाम पता, डिफेंडेंट का नाम पता, वो सारी चीज़ें इसमें होना आवश्यक हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ, कहाँ एराइज हुआ, कब एराइज हुआ, इस चीज़ को भी मेंशन किया जाना आवश्यक बताया गया ऑर्डर 7 रूल 1 में। यदि मनी डिक्री है तो उस अमाउंट को भी मेंशन किया जाना आवश्यक है। यदि कॉज ऑफ एक्शन किस टेरिटरी में राइज हुआ ये भी उसमें मेंशन करना आवश्यक है ऑर्डर 7 रूल 1 के हिसाब से। यदि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं, जिस कैपेसिटी में उस सूट में पार्टी बने हैं, उस कैपेसिटी को भी इसमें मेंशन करना आवश्यक होगा। जैसे कि यदि क्या वो खुद के रूप में आ रहा है या किसी वाद मित्र के रूप में आ रहा है, इस चीज़ को भी मेंशन किया जाना प्लेंट में आवश्यक होगा। कॉज ऑफ एक्शन के बारे में क्लियर कट उसमें मेंशन किया जाना होगा कि कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ भी कि नहीं हुआ, या हुआ तो कब हुआ। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन भी उसमें मेंशन किया जाना आवश्यक होगा। जो भी रिलीफ क्लेम किया जा रहा है प्लेंटिफ के द्वारा उसको भी स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन किया जाना होगा। यदि रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जा रहा है, एक सूट जो है वो प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल कर रहा है, तो ये चीज़ भी उसको अपने प्लेंट में मेंशन करना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट है या ये सूट फाइल किया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया जाना आवश्यक है जिससे कि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। यानी कि यदि वो प्रॉपर्टी ग्रामीण क्षेत्र में है, भूमिधरी लैंड है, तो उसका जो भी खसरा नंबर वगैरह है उसको मेंशन करना होगा। यदि नगरपालिका के क्षेत्र में है तो जो भी उसका नगरपालिका के में जो नंबर दिया गया उसको वो मेंशन करना होगा। यदि कोई नंबर नहीं है तो ऐसे पर्याप्त डिस्क्रिप्शन उसमें होने चाहिए, चौहद्दी होनी चाहिए, जिससे कि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब यहाँ ये बात आती है कि आखिर इन सब जो प्रोविज़न जो बताया गया कि ये इंग्रेडिएंट्स का होना प्लेंट में आवश्यक है, तो क्या वास्तव में कुछ ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिसके आधार पे कोर्ट कोई फैसला ले सके या कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सके? क्या यूं ही दे दिया गया इसको, इस प्रोविज़न में एक ऐसा ही प्रोविज़न बना दिया गया, एक्ट में यूं ही लिख दिया गया? आगे जब हम गौर करेंगे ऑर्डर 7 रूल 10 या ऑर्डर 7 रूल 11 के संदर्भ में, तो ये पाएंगे कि जो ऑर्डर 7 रूल 1 में जो बातें बताई गई कि ये सारी चीज़ें प्लेंट में होना आवश्यक है, वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर 7 रूल 10 के संदर्भ में भी और ऑर्डर 7 रूल 11 के संदर्भ में भी। जैसे जुरिसडिक्शन का पॉइंट हो गया, वैल्यूएशन का पॉइंट हो गया, कॉज ऑफ एक्शन का पॉइंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें समय से आगे हम लोग अभी इस पर चर्चा करते हैं। प्लेंट के इंग्रेडिएंट के बाद से हम उस प्रोविज़न पे बढ़ते हैं जिस पे आज हम लोग को चर्चा करनी है, जो आज हम लोग का सब्जेक्ट मैटर है। वो ये है कि रिटर्न ऑफ द प्लेंट के बारे में। जो ऑर्डर 7 रूल 10 जो प्रोवाइड करता है, वो उसकी ओपनिंग भी जो है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ रूल 10A, शुरुआती लाइन में ही ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो भी आगे प्रोविज़न बताए गए हैं वो रूल 10A में जो प्रोविज़न बताए गए हैं उसके अधीन होंगे। और आगे ये बता दिया गया कि द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई ग्राउंड नहीं मेंशन किया जा रहा है, लेकिन और दोबारा हम इसको देखें
तो इसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं कि आखिर वो ग्राउंड्स क्या हैं जिसके आधार पे किसी प्लेंट को वापस किया जाना होगा। पहली चीज़ इसमें एक स्टेज की बात आती है, एट एनी स्टेज वाली बात आ गई। दूसरी चीज़ जो है वो कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए सूट, उसी से ये बात निकल के आती है कि आखिर किस आधार पे इसको वापस किया जाना है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो सूट इंस्टीट्यूट कहाँ किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें देखना होगा सीपीसी के जो रिलेवेंट प्रोविज़न है इस संदर्भ में, वो सेक्शन 9, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये तय है कि जिस भी कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया उसको जुरिसडिक्शन नहीं है, तभी ये बात आई कि प्लेंट को वापस कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया ये वो कोर्ट नहीं है जिसमें वो सूट फाइल किया जाना चाहिए था, और कोर्ट जो है उसको इसलिए वापस कर रहा है प्लेंट को ताकि वो प्लेंट उस कोर्ट में फाइल कर सके जिस कोर्ट में इसको फाइल किया जाना चाहिए था। यानी कि बात यहाँ पे आती है कि आखिर सूट जो है किस कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए, किस कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए। ये अभी हम लोग ने बताया कि जो रेलेवेंट सेक्शन है, सेक्शन 9 और ऑनवर्ड, सेक्शन 9, 15 और 15 टू 20 तक के, उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। सेक्शन 9 जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक जनरल रूल बता दिया गया सिविल कोड के जुरिसडिक्शन के बारे में कि सिविल नेचर के जो भी सिविल नेचर के सूट होंगे उसका जुरिसडिक्शन होगा। सेक्शन 9 को भी जब हम लोग देखेंगे तो इसमें भी ये बात क्लियर कट आती है कि जो भी प्रोविज़न सीपीसी में दिए हैं उसके अधीन रहते हुए ये रूल लागू होगा। तो सेक्शन 9 में 2 अपवाद बता दिए गए इस जनरल रूल के। वो जनरल रूल क्या है कि सिविल नेचर के सारे सूट पे सिविल कोड को जुरिसडिक्शन होगा। अब इसका 2 अपवाद निकल के आता है सेक्शन 9 के ही हिसाब से। पहला अपवाद ये है कि ये जो रूल है वो सीपीसी में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अधीन लागू होंगे। तो सीपीसी में वो प्रोविज़न कहाँ कहाँ दिए हैं चर्चा भी हम लोग करेंगे, इसको देख लें संक्षेप में ही। सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा का, उसमें भी वो उसके प्रोविज़न यहाँ पे दूसरे सूट को बार करेंगे। सेक्शन 12 भी है जहाँ सब्जेक्ट मैटर के बारे में, किसी कॉज ऑफ एक्शन के बारे में फर्दर सूट को बार किया गया, वहाँ पे वो सूट नहीं लाया जा सकता है। इसी तरह से ऑर्डर 2 रूल 2 की भी बात है, या जैसे सेक्शन 47 है कि जो भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड मैटर हैं उसके बारे में जो भी क्वेश्चन एराइज होगा वो उसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ही द्वारा तय किए जाएंगे, उसके लिए कोई सेपरेट सूट की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर सेक्शन 21A में ये व्यवस्था दी गई है कि किसी भी डिसीजन या जजमेंट को इस आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती किसी सेपरेट सूट में कि जिस कोर्ट के द्वारा वो जजमेंट या डिसीजन दिया गया उस कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था। तो सेक्शन 21A में भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि एक सेपरेट सूट नहीं लाया जा सकता है ऐसे मैटर में, और सेपरेट सूट के माध्यम से किसी जजमेंट को या किसी डिसीजन को टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के कमी के आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसके अलावा भी और कई प्रोविज़न आपको सीपीसी में मिलेंगे जिसमें कि ठीक है कि वो मैटर सिविल नेचर का है लेकिन इसके बावजूद सिविल कोड का जुरिसडिक्शन यहाँ पे बार कर दिया गया। दूसरी बात जो इसमें निकल के आती है कि जो सिविल कोड का जुरिसडिक्शन है उसको किसी कानून के द्वारा रोक दिया गया हो, बार कर दिया, बार्ड बाय लॉ, या तो एक्सप्रेसली बार किया गया हो या इम्प्लाइडली बार किया गया हो। एक्सप्रेसली बार्ड वाली चीज़ भी आप अच्छे रूप से समझ सकते होंगे, ये पहले भी आपने देखा होगा। जहाँ एक्सप्रेस प्रोविज़न किया गया वहाँ पे ये एक्सप्रेसली बार्ड किया गया है, लेकिन जहाँ किसी हैप्पीली वर्डेड नहीं है, इम्प्लाइडली ये कोई चीज़ सामने निकल के आ रही है, किसी ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया किसी सब्जेक्ट मैटर के रूप के बारे में, और वो पावर सिविल कोड से हटा के उस सब्जेक्ट मैटर को एडजुडिकेट करने का पावर किसी ट्रिब्यूनल को दे दिया गया, वहाँ पे सिविल कोड का जुरिसडिक्शन उस मामले में बार करेगा। तो सेक्शन 9 के संदर्भ में इस स्तर पे यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सिविल नेचर को भी एक समझ लेना चाहिए इस स्तर पे, जहाँ पे कि सिविल राइट प्रभावित हो रहा है वहाँ पे
जहाँ किसी सूट में सिविल राइट का मैटर इन्वॉल्व है वहाँ पे वो सिविल नेचर का सूट माना जाएगा। राइट में यहाँ पे प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आ गई, या तो उस राइट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट है या ऑफिस से रिलेटेड कोई राइट है। तो प्रॉपर्टी में भी यहाँ पे इमूवेबल और मूवेबल सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी आ गई, टेंजिबल प्रॉपर्टी आ गई, और जैसे कॉपीराइट हुआ, राइट टू इजमेंट्री राइट हुआ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इनके बारे में जो भी सूट होगा वो सिविल नेचर का माना जाएगा। और यदि किसी ऑफिस से रिलेटेड यदि कोई राइट है तो वो भी सिविल नेचर का सूट माना जाएगा। सेक्शन 9 के बाद से हम फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 एक जनरल प्रोविज़न बता देता है सब्जेक्ट मैटर के संदर्भ में, यानी कि जब किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई सूट फाइल किया गया तो ये तय करने का कि उस सब्जेक्ट मैटर पे कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं, सेक्शन 9 को देखना होगा। और यदि वो सिविल नेचर का है और किसी लॉ से बार नहीं किया गया, उस कंडीशन में उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा कि वो उस मैटर को तय कर सके, एडजुडिकेट कर सके। तो सब्जेक्ट मैटर के लिए हमें सेक्शन 9 को देखना होगा। सूट कहाँ इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ये चीज़ सेक्शन 15 और ऑनवर्ड्स बताया गया। सेक्शन 15 में जो एक जनरल प्रोविज़न बताया गया कि कोई भी सूट जो है वो लोवेस्ट ग्रेड के कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। तो जो लोवेस्ट ग्रेड की कॉम्पिटेंट कोर्ट है, लोवेस्ट ग्रेड से कोर्ट का ग्रेड कैसे तय होगा, ये आप भी कोर्ट में जानते होंगे अपने अब तक के अनुभव से। पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के हिसाब से कोर्ट का ग्रेड तय होगा। ठीक है कि जैसे किसी प्रॉपर्टी के बारे में यदि कोई सूट आया और किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई सूट आया, तो यदि उस प्रॉपर्टी का पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऐसा है जिसके लिए जूनियर डिवीजन में वो सूट फाइल किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि प्लेंटिफ को ये राइट है कि वो मनमाने तरीके से किसी भी कोर्ट में वो फाइल कर सके, उस प्रॉपर्टी के बारे में सूट सीनियर डिवीजन के कोर्ट में फाइल कर सके, जहाँ पे पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के आधार पे जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के कोर्ट के अधीन आ रहा है, उसके पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में आ रहा है, वहाँ पे लोवेस्ट ग्रेड की कॉम्पिटेंट कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन की हुई। तो जो कोर्ट का ग्रेड है वो हम लोग पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के आधार पे तय करते हैं। और जो एक इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दी गई कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। तो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी जो है वो फिर हम लोग सेक्शन 9 के संदर्भ में देखेंगे। और पिक्यूनियरी वाली बात तो इसी से स्पष्ट होगी कि उसमें चूंकि लोएस्ट ग्रेड वाली बात आ गई, लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट की बात आ गई, तो पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उससे तय हो गया। और जो चीज़ें इसमें देखनी है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को देखना होगा। यदि कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर जो है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है कोर्ट के, तो वो तभी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की श्रेणी में आएगी। तो सेक्शन 15 को भी ध्यान में रखना होगा ये तय करने के लिए कि आखिर वो कोई सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जा सके। तो अब आगे जो इसमें प्रोविज़न दिए गए सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 और से लेकर सेक्शन 20 तक वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के संबंध में है और उसी को डील करते हैं। सेक्शन 16 है ये, सेक्शन 16 में जो व्यवस्था दी गई वो ये कि उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा किसी मैटर में, किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में वो सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता हो। तो जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है वो जिस भी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में सिचुएट करता हो, उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन होगा उस मैटर पे, उस सब्जेक्ट मैटर पे यदि कोई मामला आता है, कोई सूट आता है तो उसको एडजुडिकेट करने का। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आने मात्र से ही उस कोर्ट को पावर नहीं मिल जाता, अधिकार नहीं मिल जाता, बल्कि इस मामले में उस कोर्ट का जो पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ इसमें स्पष्ट रूप से बता दी गई कि सब्जेक्ट टू द पिक्यूनियरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। यदि किसी लॉ में कोई और प्रोविज़न दिया गया है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है कि ये हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट मैटर किसी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में सिचुएट करता हो, लेकिन यदि वो उसके पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन से बाहर हो या किसी लॉ के प्रोविज़न के द्वारा वो बार कर दिया गया हो उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में सूट लाने से, तो भी उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं
मिल जाएगा जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में वो सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। और आगे हम लोग बढ़ें, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 उन परिस्थितियों को डील करता है जहाँ पे कि सब्जेक्ट मैटर एक से ज़्यादा कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है। सेक्शन 17 जो है वो ये बताता है कि जहाँ पे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है, तो वहाँ जो पेक्यूनियरी लिमिटेशन है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस भी कोर्ट के एक से अधिक कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में यदि मामला है, वो सब्जेक्ट मैटर है, तो उनमें से किसी भी कोर्ट को ये अथॉरिटी होगी, ये जुरिसडिक्शन होगा कि उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में यदि कोई सूट लाया जाए तो उसको इंटरटेन कर सके, उस पर अपना फैसला दे सके, उसके मैटर को एडजुडिकेट कर सके। यहाँ पे भी वो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को ध्यान में देना होगा, ध्यान में रखना होगा। सपोज़ कि यदि कोई प्रॉपर्टी कई डिस्ट्रिक्ट में है, लखनऊ में भी है, बाराबंकी में भी है और 9 में भी है, तो इन तीनों ज़िले के कोर्ट को ये पावर होगा कि उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर यदि कोई सूट लाया जाता है तो वो उसको एडजुडिकेट कर सकें। सेक्शन 18 जो है वो उस मामले को डील करता है जहाँ पे कि कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में दुविधा है, एम्बिग्विटी है, ये डाउट है कि भाई आखिर वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में पड़ेगा। वहाँ पे लॉ ये प्रोवाइड कर रहा है कि दोनों में से किसी ये कोर्ट को ही तय करना है कि आखिर उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है या नहीं, और दोनों जिस भी कोर्ट के बारे में ये डाउट है कि वो उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है, वो उस मामले को तय कर सकता है, उस मामले में उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। यहाँ पे भी हम लोग को हमेशा जब भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात आएगी, वहाँ पे हम लोग को पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर दोनों को ध्यान में रखना होगा। सेक्शन 19 जो है वो अभी तक सेक्शन 17 और 18 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में थे। सेक्शन 19 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में यदि कोई रॉन्ग किया जाता है या किसी पर्सन के बारे में कोई रॉन्ग किया जाता है उसके संदर्भ में है। तो जहाँ पे भी किसी पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई रॉन्ग किया जाता है, वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है या उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट रखता है या जिस भी पर्सन के साथ रॉन्ग किया गया है उसको ये अधिकार है कि वो उसके बारे में सूट फाइल कर सकता है। सूट कहाँ वो फाइल करेगा, या तो जहाँ पे वो रॉन्ग किया गया या जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है या बिजनेस करता है। सेक्शन 19 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन के साथ रॉन्ग किए जाने के संदर्भ में है। सेक्शन 20 जो है वो कॉज ऑफ एक्शन के आधार पे कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को एक्सप्लेन करता है। वो ये बताता है सेक्शन 20 कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन या तो पूरी तरह से या पार्शली एक्रू होता है, राइज होता है, पैदा होता है, वहाँ पे उस कोर्ट को राइट होगा, उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एडजुडिकेट करने का जिसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में वो कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ, या तो वो पूरी तरह से या एराइज हुआ हो या पार्शली एराइज हुआ हो। और दूसरा एक इसमें ये ग्राउंड बता दिया एक्शन के अलावा कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो या उसका एजेंट रहता हो या वो डिफेंडेंट बिजनेस करता हो या लाभ के लिए कोई काम करता हो। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने देखी कि यदि प्लेंट को वापस किया जाना है तो किस आधार पे वापस किया जाना है, वो यही बताता है कि प्लेंट को तभी वापस किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट में प्लेंट फाइल किया गया है। यदि वो कोर्ट जिस कोर्ट में प्लेंट फाइल किया गया वो कोर्ट नहीं है जिसमें उस प्लेंट को फाइल किया जाना चाहिए, उसी कंडीशन में कोर्ट जो है उस प्लेंट को, उस पर्सन को, जो जिस भी पर्सन ने उस प्लेंट को फाइल किया होगा उसको वापस कर देगा। क्यों वापस करेगा? ताकि वो उस प्लेंट को उस कोर्ट में फाइल कर सके जिस कोर्ट में वो फाइल किया जाना चाहिए था। तो वो प्लेंट को उस कोर्ट में फाइल करने के लिए वापस करेगा जिस कोर्ट में उस प्लेंट को फाइल किया जाना चाहिए था। तो आखिर ये तय कैसे होगा कि आखिर उस प्लेंट को किस कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए था? ये तय होगा जो सेक्शन 9 की जो अभी चर्चा की गई और जो जुरिसडिक्शन की जो बात बताई गई टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की सेक्शन 15 और ऑनवर्ड्स अप टू 20 सेक्शन 20 तक, उसको ये ध्यान में रखते हुए
ये फैसला देना होगा कि आखिर ये प्लेंट को वापस किया भी जाना है या नहीं। स्टेज क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेबिलिटी के लिए। कौन सा स्टेज हो सकता है, तो सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 10 में ही ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि एट एनी स्टेज, यानी कि जैसे ही जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी चर्चा हुई कि प्लेंट के प्रेजेंटेशन से सूट इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, प्लेंट को फाइल किया गया और उसके आधार पे वो सूट इंस्टीट्यूट हो गया। तो जैसे ही वो प्लेंट फाइल किया जाता है, उस कंडीशन में मुंसरीम की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। इस संबंध में जीआर सिविल के कुछ प्रोविज़न इंपॉर्टेंट हैं। जीआर सिविल के जैसे सेक्शन जीआर सिविल का रूल 19 है, उसमें ये व्यवस्था दी गई कि जो मुंसरीम है उसकी ये जिम्मेदारी है कि कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में एक चार्ट वो नोटिस बोर्ड पे लगाएगा। इसके अलावा जो जीआर सिविल का अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 12, उसमें ये बात बताएगी कि किस कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन क्या है। ये जीआर सिविल के अपेंडिक्स 12 में मेंशन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये मुंसरीम की जिम्मेदारी है कि उस अपेंडिक्स में जो चीज़ें बताएगी, जो वर्णन किया गया, उसके आधार पे वो कोर्ट के टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में नोटिस बोर्ड पे वो चस्पा करे, नोटिस लगाए। रूल 35 जो है वो मुंसरीम की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, जीआर सिविल का रूल 35, और वो ये बताता है कि जैसे ही कोई प्लेंट फाइल किया जाता है, वैसे ही मुंसरीम को ये देखना होगा कि आखिर उस प्लेंट में जो सब्जेक्ट मैटर बताया गया वो क्या है, उसके बारे में कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसमें बताई गई कि वो देखेगा कि आखिर वो लिमिटेशन के अधीन है या नहीं। कॉज ऑफ एक्शन जब एराइज़ हुआ, उस कॉज ऑफ एक्शन एराइज़ होने के कितने दिन के अंदर सूट फाइल किया गया, और इस संदर्भ में वो जो लिमिटेशन एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए वो ये देखेगा कि सूट जो है वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं। ये भी उसको बताना है, मुंसरीम की ये जिम्मेदारी है कि जो भी सब्जेक्ट कॉज ऑफ एक्शन एराइज़ हुआ या जो सब्जेक्ट मैटर है वो कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है या नहीं है। ये चीज़ भी उसको देखना है, जांचना है और अपनी एक रिपोर्ट लगानी है। और इसके अलावा क्या बता दिया गया इसमें, ये भी बताया गया कि जो वैल्यूएशन क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट का वैल्यूएशन क्या है। तो जो वैल्यूएशन किया गया वो सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आखिर उसमें कोर्ट फीस कितनी दी गई। तो जो वैल्यूएशन ऑफ द सूट है, वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, उसका दोनों पर्पज़ होता है। एक तो कोर्ट के पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को तय करना, और दूसरा उस मामले में कितने कोर्ट फीस लगेंगे उसको भी बताना। तो ये सारी चीज़ें मुंसरीम की जिम्मेदारी बता दी गई रूल 35 में, और इसी आधार पे मुंसरीम जो है अपनी एक रिपोर्ट लगा देता है कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में कब वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं है, कोर्ट फीस दी गई है या नहीं, और सूट का वैल्यूएशन कितना है। तो एक स्क्रूटनी हो जाती है मुंसरीम के द्वारा, मुंसरीम के ही स्तर पे। तो ऐसा नहीं कि आपको यदि मुंसरीम के द्वारा रिपोर्ट लगा दी गई तो इसका मतलब आपका अधिकार खत्म हो गया और मुंसरीम ही ये डिसाइड कर देगा कि ये सूट आपको सुनना है या नहीं है। लॉ जो एक्सपेक्ट करता है वो कोर्ट से एक्सपेक्ट करता है। कोर्ट यानी कि जब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे आप जब बैठते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप ये चीज़ तय करें, आप ही अपने जुरिसडिक्शन को तय करेंगे, आप ही को ये देखना है कि जो मैटर आपके सामने है इसको आप एडजुडिकेट करने का अधिकार रखते हैं या नहीं है। तो भले ही मुंसरीम ने ये रिपोर्ट लगा दी तो भी आपको ये देखना होगा, प्लेंट के एवरमेंट से ही देखना होगा कि आखिर उस मैटर को एडजुडिकेट करने का राइट आपको है या नहीं है। अच्छा, ये चीज़ तय कैसे होगी कि ये जो भी प्लेंट फाइल किया गया जो सूट आपके सामने है वो आपकी जुरिसडिक्शन में है या नहीं। लॉ यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है कि इस मामले में किसी भी तरह से डिफेंडेंट के द्वारा कोई एप्लीकेशन लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं डिफेंडेंट से कि वो कोई एप्लीकेशन फाइल करे या वो कोई WS फाइल करे, तभी जाके आप इस मामले में कोई अपना ओपिनियन देंगे या कोई अपना डिसीज़न देंगे। ये आपको तय करना है कि आपको जुरिसडिक्शन क्या है, क्या वो सूट जो आपके सामने है वो सूट ऐसा है जो आपके कोर्ट में फ़ाइल किया जाना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं है तो आपको वो प्लेंट वापस कर देना होगा उस पार्टी को जिसने कि उसको आपकी कोर्ट में फ़ाइल किया, ताकि वो उस प्लेंट को उस कोर्ट में फ़ाइल कर ले जहाँ पे कि उसको फ़ाइल किया जाना चाहिए था।
अब और आगे बढ़े हैं हम इसमें, एक तो स्टेज वाली बात आ गई, तो इस स्टेज का मतलब कि प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से जजमेंट तक की बात आ जा रही है, इवन जजमेंट से बाद तक की भी बात आ जा रही है। जैसे कि हम ऑर्डर 7 रूल 10B में देखेंगे तो इसमें अपीलेट कोर्ट को भी ये पावर दे दिया गया है कि यदि अपील कोई फाइल की जाती है और उसमें ये देखा जाता है, ये पाया जाता है कि उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, तो इस बारे में अपीलेट कोर्ट भी एक फ़ैसला दे सकती है और ये तय कर सकती है कि आखिर वो सूट कहाँ फाइल किया जाना चाहिए था। किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ऑर्डर 7 रूल 10 के लिए? तो जो लॉ है वो सिंपल ये बताता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो प्लेंट के एवरमेंट को, उसमें कोई चीज़ न घटानी है, जो भी प्लेंटिफ ने लिखा है उसमें कोई चीज़ ना आपको ऐड करनी है, न कोई चीज़ घटानी है, ना उसका कोई ऐसा हाइपर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन हमको कर देना है। यहाँ पे लॉ जो एक्सपेक्ट कर रही है वो ये है कि एक जनरल प्रूडेंस का मैन आदमी यदि अपनी बात कहता कोर्ट के सामने तो किस रूप में कहता। तो यदि उसने ऐसी बात कह दी है जिसके आधार पे जो भी उसने बात अपनी प्लेंट में कही है प्लेंटिफ ने, उसी आधार पे आपको एक निष्कर्ष इसमें निकालना है कि ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेबिलिटी इसमें है या नहीं। थॉटफुल एक माइंडफुल कंसिडरेशन आपको देना होगा, एक जुडिशियल माइंड इसमें आपको अप्लाई करना होगा, जुडिशियल अप्रोच आपका इसमें होना चाहिए और इसी आधार पे आपको तय करना है कि आखिर कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं है। यदि डिफेंडेंट के द्वारा कोई WS फाइल भी कर दिया जा रहा है, कोई एप्लीकेशन दे भी दी जा रही है, तो भी न आपको उस एप्लीकेशन पे विचार करना है और न ही उसके द्वारा दिए गए किसी रिटन स्टेटमेंट पर विचार करना है, न ही रिटन स्टेटमेंट में किए गए किसी कथन पर विचार करना है। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप इसमें एविडेंस ले सकते हैं किसी चीज़ को, इस चीज़ को तय करने के लिए कि आपका जुरिसडिक्शन है या नहीं। लॉ जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा जो प्रोनाउंसमेंट दिए गए उसमें भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेबिलिटी के लिए किसी भी एविडेंस को लिए जाने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ प्लेंट के ही आधार पे उसको देखा जाना है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में कोई एविडेंस आए तब जाके ऑर्डर 7 रूल 10 के क्वेश्चन को आप तय करेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो प्लेंट से डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। यदि प्लेंट से डिस्क्लोज़ हो रहा है कि वो कि आपका जुरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, तो इसमें कोर्ट आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी एविडेंस की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। बेगम साहिबा वर्सेस नवाब मोहम्मद मंसूर अली 2007 4 SCC 343 का मामला है। इसमें भी वही बात बताई गई कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लेंट के अवेयरमेंट को ही देखना है इसमें, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है। आगे का एक ये जो मामला है ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 823, इसमें ये बात कही गई कि किसी उस प्लेंटिफ के द्वारा जो रिलीफ सीख की जा रही है, जो मांगी जा रही है, उसके आधार पे आपको ये नहीं देखना है कि वो रिलीफ कोर्ट दे सकती है या नहीं। हो सकता है कि प्लेंटिफ ने कोई गलत रिलीफ मांग ली हो, या हो सकता है कि उसने जो बात बताई हो उसके आधार पे उसके काउंसिल के द्वारा कोई गलत रिलीफ बना दी गई हो, प्लेंट में ऐसा मेंशन कर दिया गया हो, तो भी इस आधार सिर्फ मांगे गए रिलीफ के आधार पे ही ये तय नहीं किया जाना है कि उस मामले में कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं है। क्योंकि ये कोर्ट जैसा आप देखते भी होंगे कि जो भी प्लेंट फाइल होता है उसमें जो भी मेन रिलीफ हुई या जो सेकेंड रिलीफ के रूप में जो ऑप्शनल एक रिलीफ मांगते हैं वो, उसके अलावा भी एक लास्ट में प्रोविज़न जोड़ दिया जाता है उसमें कि एज़ द कोर्ट मेड थिंग्स फिट। इस मामले में जो भी कोर्ट और इसके अलावा जो भी उसको रिलीफ देना चाहे, अनुतोष देना चाहे, उसके लिए भी एक क्लॉज लास्ट में जोड़ देते हैं। तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भले ही उसने कोई गलत रिलीफ मांग दी हो, लेकिन जो भी फैक्ट, जो भी तथ्य साबित होते हैं उसके प्लेंट एवरमेंट से और उसके सपोर्ट में दिए गए एविडेंस से, उतने के संबंध में कोर्ट उसको रिलीफ दे सकती है। तो इसलिए सिर्फ रिलीफ के ही आधार पे कोर्ट का जुरिसडिक्शन तय नहीं किया जा सकता। जहाँ टेरिटोरियल और पेकुनियरी जुरिसडिक्शन नहीं हो वहाँ पे प्लेंट वापस कर दिया जाएगा। इफ़ेक्ट क्या होगा ऑर्डर पे? अच्छा, इफ़ेक्ट से पर बढ़ने से पहले ये भी हो सकता है कि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि
डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन पैदा होते हैं, राइज होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के संदर्भ में। तो यदि कोई कॉज ऑफ एक्शन ऐसा है जिसको तय करने का जुरिसडिक्शन कोर्ट का नहीं है, वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि ठीक है कि ऐसे मामले में पूरे के पूरे सूट को वापस नहीं कर देना है, पूरे प्लेन को वापस नहीं कर देना है, बल्कि प्लेंटिफ को ये डायरेक्शन दिया जा सकता है कि वो नेसेसरी अमेंडमेंट कर ले उस अपने प्लेंट में, ताकि जो मामला कोर्ट के सामने बचा रहे वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन में रहे। ऑनरेबल कोर्ट में ने ये भी कहा कि इस संबंध में ऑर्डर 6 रूल 16 में जो व्यवस्था दी गई वो भी यहाँ पे लागू की जा सकती है कि यदि किसी प्लेंट के या प्लीडिंग के किसी पार्ट से ऐसा लग रहा है कि उसके बने रहने से उसके ट्रायल में डिले होगा या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, तो वो चीज़ कोर्ट जो है वो खुद भी स्ट्राइक ऑफ कर सकती है इस मामले में। इफ़ेक्ट क्या होगा किसी ऑर्डर का यदि पास किया जा रहा है ऐसे? ऑर्डर 7 रूल 10 के एप्लीकेबिलिटी से पहले सपोज़ कीजिए कि कोई प्लेंट एक फाइल हुआ और जैसे ही प्लेंट वो फाइल हुआ उसी समय एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन पड़ जाती है, एड इंटरिम इंजंक्शन की। जब पेशी का समय होता है उस समय ये इतना प्रेशर रहता है पीओ के ऊपर कि वो सारी चीज़ें उस स्तर पर देख पाना संभव नहीं होता। तो भले ही कि उस समय आपने ये पाया हो कि हाँ भाई वो पेपर वगैरह लगा दिया, उसके आधार पे आपने एक प्राइमा फेसी केस पाते हुए और ये पाते हुए कि यदि इंजेक्शन नहीं दिया जाए तो उसके सूट लाने का पर्पस फ्रस्ट्रेट कर जाएगा, आपने उसको एड इंटरिम इंजेक्शन दे दिया। लेकिन बाद के भी स्टेज पे यदि आपको लगता है कि जिस मामले में आपने उसको स्टे दिया, इंजेक्शन दिया, वो मामला आपके जुरिसडिक्शन से बाहर है और इस आधार पे आपने उसका प्लेंट वापस कर दिया, तो जैसे ही आपने उसका प्लेंट वापस किया वैसे ही जो भी ऑर्डर आपके द्वारा पास किया गया वो निरस्त और शून्य मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्डर आपने पास किया उस ऑर्डर को पास करने का जुरिसडिक्शन आपका था ही नहीं। तो बिना जुरिसडिक्शन के पास किए गए ऑर्डर का कोई भी लीगल अस्तित्व नहीं होता है, वो कानून की नज़र में वो शून्य है। इस वजह से जो भी वो पाए गए, जो भी आदेश पारित किए गए वो शून्य माने जाएंगे और प्लेंटिफ यदि उस प्लेंट को वापस लेके नए कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में यदि वो फाइल करता है तो वहाँ ये ऑनरेबल कोर्ट का ये फैसला है, डिसीज़न आया कि वो एक नई शुरुआत मानी जाएगी। वहाँ पे डिनोवो ट्रायल होगा, शुरू होगा, एक नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा और किसी भी ढंग से ये कॉन्टीन्यूटी ऑफ द सूट नहीं माना जाएगा। तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि चूँकि पूर्व के कोर्ट ने इंजंक्शन दिया हुआ था इसी वजह से वो इंजंक्शन आगे बढ़ा दिया जाए और टीआई आगे एक्सटेंड कर दी जाए। यहाँ पे जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसको नए सिरे से उस मामले में माइंड अप्लाई करना होगा। इसी तरह से यदि प्लेंट को वापस कर दिया गया तो उस कंडीशन में प्लेंटिफ को कोर्ट से किसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए? यदि वो आवश्यक समझता है कि उस प्लेंट में किसी अमेंडमेंट की आवश्यकता है तो प्लेंटिफ को किसी भी कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो खुद अपने स्तर पे अमेंडमेंट कर सकता है। कारण क्या इसका बताया गया? कारण ये है कि जब उसको प्लेंट वापस कर दिया गया तो जैसे ही वापस कर दिया गया उस समय वो प्लेंट किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा, इसीलिए वो प्लेंट जो है किसी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं है और सिर्फ सिंपल एक प्लेंट है जो कि प्लेंटिफ के हाथ में है। ये हनुमंथप्पा का मामला है। तो एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वो प्रोविज़न है ऑर्डर 7 रूल 10। इसमें ये भी देखा गया है, अनुभव किया गया है ज़िले में कि जैसे ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन आती है डिफेंडेंट के द्वारा तो ये भी ऑर्डर कर देते हैं। कई ऐसे भी आदेश आए हैं लोगों के सामने जिसमें ये कहा गया है कि इस मामले में एविडेंस आएगी तब जाके इस ऑर्डर 7 रूल 10 को देखा जाएगा। ये गलत है, किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्लेंट के ही आधार पे तय किया जाना है। ये भी होता है इस मामले में कि कई बार ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन आई और ये कह दिया जाता है कि इस मामले में डिफेंडेंट के द्वारा WS फाइल किए जाने के उपरांत ही इस पर फैसला दिया जाएगा। ये भी चीज़ सही नहीं है, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि न तो डिफेंडेंट के किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, न डिफेंडेंट के द्वारा किसी एविडेंस को प्रोड्यूस किए जाने की ज़रूरत है और न ही ये आवश्यक है कि डिफेंडेंट इस चीज़ को अपने WS में प्लीड करे, तभी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेबिलिटी इसमें तय करे।
ये सिर्फ कोर्ट को ही तय करना है, इसमें और किसी का रोल नहीं है, क्योंकि जुरिसडिक्शन तय करने का राइट कोर्ट को है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि आप जब भी ये राइट अपना एक्सरसाइज करें ऑर्डर 7 रूल 10 का, वहाँ पे विशेष सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि प्लेंटिफ को शुरू में ही कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है, बिना उसके केस के मैटर पे आए, बिना उसमें उसको कोई रिलीफ दिए, बिना उसमें कोई एविडेंस लीड किए, जो है इनिशियल स्तर पे ही प्लेंटिफ को बाहर कर दिया जाता है कोर्ट से। तो इसी वजह से जब भी ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेबिलिटी हो, वहाँ पे विशेष सतर्कता की ज़रूरत है। एक जो थोड़ा सा एक रास्ता इसमें दिया गया बीच में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वो ये है कि इसमें ऑर्डर 10 में प्लेंटिफ का बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये तय करने के लिए कि जो भी मैटर उसके सामने है उसमें उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं है। तो इस लिमिटेड जो एक स्कोप दिया गया, उसके अलावा कोर्ट का और कोई जुरिसडिक्शन नहीं है इस मामले में कि वो प्लेंटिफ से कोई एविडेंस सीख करे या डिफेंडेंट से इस मामले में कोई एविडेंस सीख करें। आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं हम लोग। जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम लोग ऑर्डर 7 रूल 11 के ऊपर चर्चा करेंगे। ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 दोनों में के रिलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, दोनों के ग्राउंड्स क्या क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, दोनों के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिफेंडेंट जो है कोर्ट में अपीयर होने के बाद से सबसे पहले यही अप्लाई करता है कि भाई बिना केस के मेरिट पे आए, इसी टेक्निकल ग्राउंड पे के आधार पे उसको वो रिलीफ मिल जाए जो कि वो फाइनली सीख कर पाता है, यानी कि ऑन मेरिट वो सीख कर पाता और सारे एविडेंस को लीड करने के बाद से पा पाता कोर्ट के द्वारा। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सेकेंड पार्ट में वो ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में चर्चा होगी। थैंक यू।